जो ये लोग सोशल मीडिया पे निसंकोच मैसेज करते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी फोटोज डाल देते हैं, किसी भी लेडी का फोटो उठाकर उसको फोटोशॉप के माध्यम से चेंज कर देते हैं। कुछ दोस्ताना संपर्क बनाने के बाद प्राइवेसी मतलब कॉन्फिडेंस में लेके उनकी प्राइवेसी को लीक करना चाहे, उनकी चैट ओपन करना चाहिए, धमकियां देने लग जाए, तो यहाँ चाबी छीन लेते हैं। ऐसा कोई भी पुलिस को अधिकार नहीं है कि किसी भी गाड़ी से वो चाबी छीन ले या बाइक से चाबी निकाल ले। नमस्कार, आप सबको मेरी राम नाम। मैं हूं नीतू ललिता खड़। इस वक्त मौजूद है हम कोर्ट परिसर हिसार में। संविधान के अंदर कहते हैं कि कानून वकीलों के लिए स्वर्ग। कानून की इतनी सारी व्याख्याएं, हमारे संविधान कम्प्लीटली मतलब कानून ही है वो सारा। इतने सारे लेख लिखे गए हैं, इतनी चीजें हम स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक आम आदमी कानून के लिए इतना जागरूक नहीं है। वो अपने अधिकारों को नहीं जानता। क्या कुछ अधिकार हैं एक आम आदमी के? बलवंत पूर्णिया जी पिछले 20 साल से एडवोकेट हैं हिसार में, और अपनी कानून के प्रति इनकी जानकारी, कानून के जो अधिकार हैं, वो सब हमारे सामने डिस्कस करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। मितू जी, आपका और आपके चैनल का शुक्रिया, और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं बलवंत सिंह भूंदिया पिछले 18-19 साल से प्रोफेशन में काम कर रहा हूं, और लोगों की जो न्याय की लड़ाई है उसके लिए लगातार हम सख्त प्रयास करते हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे हमारे बीच आते हैं जिनके बैकग्राउंड में यदि हम जागते हैं तो वहां पर उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर होती है। तो ऐसे केसेस में हम अपना बहुत अच्छा एफर्ट्स करके उनको विदाउट नॉमिनल सी फीस पे, विदाउट अपनी फीस लिए भी उनको हम लीगल सपोर्ट देते हैं। अगर मैं ये जानना चाहूंगी कि आम जनता वकीलों से, कोर्ट से, कचहरी से कहता है कि परमात्मा कोर्ट का चेहरा ना दिखाए, तो ये जो अवधारणा बनी हुई है, इसका क्या तात्पर्य है? इसका क्या लॉजिक हो सकता है? आम लोग क्यों डरते आम हैं? लोग कानून से नहीं डरते, वो डरते हैं कानून की जटिल प्रक्रियाओं से। और समाज में जो धारणाएं बनाई गई हैं कि लोग कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर करता है तो उसको सख्त के दायरे से देखने के कारण उसको हमेशा ये डर रहता है कि समाज में बदनामी होगी, और इस वजह से वो कानून से संकोच करते हैं। मैं इसको यहाँ डर नहीं कहूंगा, वो संकोच करते हैं। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो कानून है, जैसा कि मेरा पहला यही सवाल है या यही मेरे विचार है कि कानून सबके लिए बराबर है, ये हम बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन बराबरी का तो कुछ भी नहीं है। कानून आम लोगों के लिए तो है ही नहीं, स्टैंड ही नहीं करते लोग। लोगों को दबाया जाता है, कानून के नाम पे डराया जाता है। एक डर जो है वो कानून को क्यों दिखाते हैं ये जो बड़े बड़े लोग बैठे हैं समाज के अंदर? तो इनको कौन बाहर निकालता है? ये वकील ही तो निकालते हैं। बड़े से बड़े क्राइम कर देते हैं और उसके बाद ऐसे फिंगर दिखाते हैं बहुत सारे लोग कि हम बाहर आ जाएंगे। तो ये मतलब क्यों नहीं? कई आम आदमी तो डर रहा है, वो सिग्नल भी क्रॉस नहीं कर पा रहा है, और ये जो बड़े बड़े क्राइम करने वाले लोग हैं ये फिंगर आउट करते हैं पब्लिक को, मीडिया को। आम नागरिक के दिमाग में ये एक जो धारणा बनी है कि कानून सबके लिए समान नहीं। असल में यहाँ पे दो मुद्दों पे हमें बात करनी पड़ेगी। यदि हम सैद्धांतिक और संवैधानिक तौर पे देखेंगे तो लॉ सबके लिए एक जैसा है। जो हमारा संविधान है वो इक्वल बिफोर लॉ एवरी पर्सन की गारंटी देता है। और लेकिन जब इसको प्रैक्टिकल देखते हैं या वास्तविकता में देखते हैं तो बहुत सारे जो पैसा और पावर है उसके कारण जो रसूखदार लोग हैं, राजनेता हैं या प्रभावशाली व्यक्ति हैं, वो पुलिस की जांच और कानून की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, जिससे या तो आम आदमी को न्याय देरी से मिलता है या न्याय मिलता नहीं। इसी कारण से ये धारणा बने कि कानून सबके लिए समान नहीं है। लेकिन संवैधानिक तौर पे यदि हम देखते हैं तो कानून सबके लिए समान है। कई बार जैसे बच्चे हैं, जल्दबाजी में होते हैं, हर कोई, मैं ये नहीं कहूंगी कि लापरवाह है, कई बार कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं कि वो हेलमेट भूल रहा है, वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस भूल गया है, बच्चों के पास पैसे नहीं क्योंकि स्टूडेंट है वो, तो पुलिस वाले जैसे ही देख लेते हैं कि नहीं ये बच्चा है, तो उसके साथ जानबूझ के उसको रोकते हैं, चालान बना देते हैं, और चालान के साथ साथ बच्चे के साथ मिसबिहेव करते हैं कि गालियां दे रहे हैं, चाबी निकाल ली। और युवा जो है वो अपने अधिकारों के लिए जागरूक है, वो आवाज उठाता है तो मार पिटाई भी कर सकते हैं। कई बार तो बच्चे ही पिटाई कर देते हैं पुलिस वालों की। तो ये मतलब ये चीजें क्यों हो रही हैं? इसमें विशेष बात तो ये है कि हमें जो ट्रैफिक के नियम हैं उनका तो निश्चित तौर पे पालन करना चाहिए, लेकिन किसी वजह से ऐसी कोई गलती करता है तो पुलिस ट्रैफिक के जो नियम है उसके अकॉर्डिंग पुलिस भी उनको कोशिश करती है समझाने की। और हमेशा ऐसा नहीं है कि पुलिस उनके ऊपर हर तरीके से मारपीट करती हो। कई बार पुलिस एक तरीके का जागरूकता पखवाड़ा भी मनाती है, जिसमें ऐसे जो बच्चे हैं या युवा हैं उनको ट्रैफिक के नियमों के बारे में बताया जाता है। और तो लेकिन आपने एक सवाल किया कि चाबी छीन लेते हैं।
ऐसा कोई भी पुलिस को अधिकार नहीं है कि किसी भी गाड़ी से वो चाबी छीन ले या बाइक से चाबी निकाल ले। हाँ, पेपर्स दिखाने के लिए वो बोल सकते हैं, और पेपर हर एक व्यक्ति को दिखाना चाहिए, क्योंकि हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं, कानून की पालना करनी चाहिए हमें खुद भी, और तभी हम अधिकार की बात करेंगे। पेपर दिखाने का मतलब ये नहीं है कि वे आपको पेपर सारे उनको पकड़ाएंगे, आप मेरा सवाल पेपर यही है कि जैसे दिखाएं। बच्चा भूल गया है पेपर, उसके पास पेपर ही नहीं है, कोई इमरजेंसी आ गई, कोई हॉस्पिटल जा रहा है बच्चा, कोई कुछ भी हो सकता है, पेपर्स नहीं है उसके पास, तो उस सिचुएशन में बच्चे के पास ऐसा कौन सा अधिकार है जिससे वो कन्विंस कर सके उन सीनियर अथॉरिटीज को? तो आजकल आप डिजी लॉकर के अंदर भी आपने रिसीव किए हुए हैं, तो वो पेपर भी आप दिखा सकते हो। ओके। और इसके अलावा यदि वो फिर भी चालान करता है, तो आपके पास एक कोर्ट की रेमेडी भी है कि जब आप कोर्ट में चालान भरने आए, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं, और वो वैलिड थे जिस टाइम पे चालान हुआ, तो कोर्ट इसको कंसीडर करती है और फिर उस चीज को जो चालान के उसके अंदर अमाउंट है उसको कम कर देती तो रास्ते में जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक पुलिस एक अलग है और एक आम जो सोशल पुलिस है वो अलग है। कई बार पुलिस जो है, प्रशासनिक पुलिस, वो भी बच्चों के साथ इस तरह की घटनाएं करते हैं, क्या वो ऑथराइज्ड हैं? वो है। देखो, सभी पुलिस अधिकारी या कर्मचारी चालान या गाड़ी जब्त नहीं कर सकते, उसके लिए एएसआई और एसआई रैंक का होना जरूरी है। ये लोगों को पता होना चाहिए और उनकी कानूनी जागरूकता का हिस्सा है। यदि वो उस पद को देखते हैं और एसआई या एएसआई से नीचे का कोई अधिकारी चालान करता है, तो वो इलीगल है, उस पे वो अपना ऑब्जेक्शन दर्ज कर। ठीक है, बढ़ते हुए क्राइम क्या रीजन है? बढ़ते हुए क्राइम के रीजन यदि हम सोशल मीडिया पे नजर दौड़ाएंगे, तो आज का जो यूथ है उसको एक अलग तरीके से सपना दिखा दिएगा कि आपके पास ये सब कुछ होना चाहिए और काम कुछ भी ना करना पड़े। एक इस तरीके की धारणा उसके अंदर पैदा की जाती है, और वो कई बार उन्हीं सपनों के माध्यम से अपने आप को आइडेंटिफाई करने लग जाता है, और उनको अचीव करने के लिए कोई शॉर्टकट ढूंढता है, तो वो कभी कभी क्राइम की तरफ जाता है। तो महिलाओं के लिए स्पेशली कि एज ए फीमेल जो ये लोग सोशल मीडिया पे निसंकोच मैसेज करते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी फोटोज डाल देते हैं, किसी भी लेडी का फोटो उठाकर उसको फोटोशॉप के माध्यम से चेंज कर देते हैं, कुछ दोस्ताना संपर्क बनाने के बाद प्राइवेसी मतलब कॉन्फिडेंस में लेके उनकी प्राइवेसी को लीक करना चाहे, उनकी चैट ओपन करना चाहिए, धमकियां देने लग जाए, तो यहाँ पर आपके कानूनी जो जानकारी है जो एक आम महिला को जाननी बहुत जरूरी है, वो आप बताएं। हाँ, महिला को सबसे पहले तो अपनी जो प्राइवेसी है उसको खुद भी बनाए रखना चाहिए। वो जल्दी किसी पे विश्वास ना करे। सोशल मीडिया के मार्फत कोई यदि दोस्ती करने का प्रयास करता है, तो लेकिन उसके बावजूद भी यदि वो किसी ऐसे स्कैम की शिकार हो भी गई साइबर क्राइम में, या किसी ने ऑनलाइन उसको फोटोशॉप करके उसको डिफेम कर दिया है, तो ऐसे में घबराने की बजाय वो एक तो जो साइबर क्राइम की राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल करें 1930। और इसके अलावा जो साइबर थाने बनाए गए हैं सरकार की तरफ से इन इस तरीके के अपराध को कम करने के लिए, वहां तुरंत एप्लीकेशन दें। और आजकल पोर्टल पे भी ये कंप्लेंट दर्ज हो सकती है। तो इस पे हमें विशेष तौर से महिलाओं को जागरूक रहना चाहिए, और अपनी जो भी शिकायत है वो अपनी तुरंत कार्रवाई के साथ इन चीजों को रोक सकते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे कि अभी एक मुद्दा है, राजस्थान में एक 13 वर्षीय बच्चे के साथ गलत हुआ है और ऐसा दर्दनाक हादसा जिसको मैं बयान नहीं कर सकती, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, पोस्को एक्ट बना हुआ है। कहाँ कमियां रह जाती है? इतनी दरिंदगी करने की एक आम आदमी में हिम्मत कैसे होती है? वो सारे के सारे, ये मतलब एक सर्कल है, सबको पता है। वो बच्ची जब उसका वीडियो आया तो वो बार बार में पुलिस 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 कह रही थी। तो मुझे इसके बारे में बताएं कि पोस्को का भी डर नहीं लोगों को, क्या रीजन है? ये पोस्को राजस्थान सबसे पहले एक्ट क्या है, इसके बारे में थोड़ा खुल के हाँ, बताएं। पॉक्सो एक्ट विशेष करके जो 18 साल से कम उम्र के लड़की और लड़कियां हैं उनको सुरक्षित करने के लिए ये एक्ट बनाया गया। इस एक्ट में दोनों को प्रोटेक्ट किया गया है, और इसमें टाइम टू टाइम जो अमेंडमेंट किए गए हैं उसमें सजा को भी कठोर से कठोरतम किया गया है, ताकि बच्चों को प्रोटेक्ट किया जा सके। और अभी आप जो राजस्थान की घटना का जिक्र कर रहे हैं, उससे पहले मैं यहाँ हरियाणा की जो ऐसी घटनाएं हैं जी जी उन पे चर्चा करूं। कि जी। एक अभी सिरसा में ऐसा केस है जिसको हमारे जो एनजीओ में साथ काम करने वाले लोग हैं उन्होंने अभी फैक्ट फाइंडिंग किया, और वहां पर वो लड़की का इसी तरीके से टॉर्चर किया गया, और उसके बाद उसकी मेंटल जो कंडीशन है वो काफी दयनीय है, और उसको अभी अंडर ट्रीटमेंट जाना पड़ा। ऐसे ही
एक जो केस है 2017 का, उसमें उकलाना में एक 6 साल की बच्ची का किडनैप, रेप और मर्डर हुआ था। वो केस मैंने ही कोर्ट में लड़ा और मैं उसमें कंप्लेनेंट साइड से एडवोकेट था। तो उस केस में बहुत ही स्पीडी ट्रायल चला और बहुत मिनिमम टाइम में हमने उसके अंदर एक अच्छा कोर्ट के ने एक जजमेंट दिया। लैंडमार्क जजमेंट है क्योंकि वो हरियाणा का इस तरीके का एक पहला जजमेंट है जिसमें अपराधी था वो भी बिलो 18 था और उसको जो पोक्सो एक्ट में अमेंड हुआ था उसी के कारण 20 साल की हमने कन्विक्शन करवाई। मेरा सवाल अभी भी वही है कि लोग इतनी दरिंदगी करने से क्यों नहीं डरते हैं। एक आम आदमी तो इतना डर रहा है, वो चालान से भी भाग रहा है, बच्चे हाई स्पीड हो जाते हैं, टोल क्रॉस कर जाते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें बच्चों से मतलब जल्दबाजी में बहुत कुछ होता है और एक इतना गंभीर अपराध एक आम आदमी कर जाता है। किस किस चीज का डर नहीं है लोगों को? क्या वकील बाहर निकाल देंगे? नहीं, कानून का डर है निश्चित तौर पे लोगों में, और अपराधी में तो वो डर होना चाहिए, लेकिन आम लोगों में कानून को जानने और समझने की जब तक जागरूकता नहीं आएगी तो वो इस तरीके से जाने अनजाने में भी क्राइम में शामिल कर दिए जाते हैं, या थोड़ा बहुत जो गैंगस्टर का काम करने वाले लोग हैं या क्रिमिनल मेंटेलिटी के लोग हैं वो भी कभी कभी माइनस लोगों को, बच्चों को भी इसमें यूज कर लेते हैं। अगर किसी महिला पर घरेलू हिंसा होती है तो क्या कुछ कानून की तरफ से उनको अधिकार जानने चाहिए? घरेलू हिंसा होने पर महिला के पास अधिकार है कि वो एक तो तुरंत अपनी एप्लीकेशन पुलिस में दें और एक महिला प्रोटेक्शन अधिकारी अपॉइंट किया गया है उसको दें, और उसके बाद वो अपना यदि कोई ज्यादा गंभीर चोटें मारी गई हैं तो मेडिकल भी करवाए, ताकि जो भी उसके लिए जिम्मेवार है या जो अपराधी है या जिसने वो वास्तव में उसके साथ मारपिटाई करी है उनको कोर्ट से सजा दे। आजकल जो महिलाएं हैं, बच्चियां 19 साल की, वो इतने बड़े बड़े गंभीर अपराध मार देती हैं, मर्डर कर देती हैं। इतना करेज एक छोटी सी बच्ची में कैसे आ गया? क्या कारण है? वो कानून के बारे में जानती नहीं है, मतलब इतनी नफरत क्यों? महिलाओं को जो एक स्वतंत्रता के रूप में बात सामने है कि उनको आजादी मिलनी चाहिए, और उसने आजादी को आगे बढ़ने का और ग्रोथ करने की बजाय वो इस तरीके से समझती है कि मैं जैसे चाहूँ वैसे रहूं। यदि कोई मुझे इस तरीके से रोका टोकी करे तो मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे मेरी प्राइवेसी और आजादी चाहिए। सर, अभी जो रिसेंटली केस हुए हैं, जैसे कि धक्का मार दिया किसी ने, ड्राम में डाल दिया, बाथरूम में कर दिया, वो कहीं ना कहीं अपने जो दो के साथ, तीन के साथ जो एक्चुअल मैरिटल अफेयर, अफेयर हैं उसी को तो ये रीजन है कि दूसरे के लिए पहले को खत्म कर दिया। ये एक आम धारणा अब धीरे धीरे बनती जा रही है। तो इस तरह की प्रवृत्ति की जो महिलाएं हैं, मतलब जो इस तरह से मर्डर करती हैं, तो आप मुझे ये बताइए क्या कानूनी प्रक्रिया है, क्या उनको सजा मिल सकती है? यदि कोई मर्डर करता है तो उसको एक हीनियस क्राइम के डेफिनेशन में रखा गया है और उसको कठोर से कठोरतम सजा देने का प्रावधान है। और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें कोई यदि ऐसी चीजें देखने को मिलती है कि इसने काफी ब्रूटली मर्डर किया है तो हो सकता है कि उसे फांसी की भी सजा मिल जाए, लेकिन उसको लाइफ टाइम तो निश्चित तौर पे है। अभी रिसेंटली कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं कि जैसे एक जिम संचालक को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उसके अलावा एक प्रॉपर्टी डीलर को हांसी में भी ऐसे गोली मार के हत्या कर दी गई है। उसके बाद एक कुख्यात गैंग के कुछ लोग कह देते हैं कि हम इसकी जिम्मेवारी लेते हैं। इतना निडर होकर कोई इंसान अपनी आईडी बता रहा है कि मैं ये हूँ और ये घटना को मैंने अंजाम दिया है, उसके बाद भी उसे नहीं पकड़ पा रही हैं, उसके बाद भी बहुत सारा मतलब खुल के वो निडर होके बोल रहे हैं। अब बच्चों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ऐसे क्राइम के? प्रशासन वहां पहुंचने में देरी तो कर रहा है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि वो पहुंचेगा नहीं वहां या जो भी अपराधी है वो पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन हो सकता है कि कभी कई बार ऐसे केसेस में थोड़ा समय लग जाता है, और प्रशासन तो अपने स्तर पे हर तरीके की कोशिश करता ही है। आजकल धोखाधड़ी के बड़े केस आ रहे हैं, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं और कुछ बिल्डर्स भी हैं, उनके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होते, लेकिन आम लोगों को वो पूरे डॉक्यूमेंट दिखा देते हैं। तो एक आम इंसान अपनी जीवन भर की पूंजी उस प्रॉपर्टी पर लगा देता है, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट उसके सामने आता है वो इतना निराश हो जाता है
उसके लिए आपके पास क्या समाधान है? कि जो भी प्रॉपर्टी वो खरीदने जा रहा है तो कम से कम उसके जो दस्तावेज हैं उनको अच्छे से चेक करे, हम्म, उनका किसी वकील से हम्म, अपना उसका सत्यापन भी करवा ले कि ये जो प्रॉपर्टी है ये ठीक है या नहीं है। एक बात, दूसरी बात क्या है कि ये जो रियल एस्टेट में भी बहुत सारी ऐसी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी होती है जिनका ऑलरेडी या तो कोर्ट में केस चल रहा होता है या वो जैसे अप्रूव्ड नहीं है किसी प्रॉपर अथॉरिटी द्वारा। जैसे बहुत सारी कॉलोनी अब धीरे धीरे रेरा अप्रूव होने लगी हैं, लेकिन पहले विदाउट उसके काट दी गई, या जो डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर है उससे कोई परमिशन नहीं ली गई, उससे कोई नक्शा पास नहीं करवाएगा। तो ऐसे जो एरियाज हैं उनको आइडेंटिफाई करने की जिम्मेवारी सरकार की भी बनती है कि वो लोगों को अवेयर करे कि ये प्रॉपर्टी परचेज ना करे, क्योंकि जो आम जन है, मजदूर हैं, दिहाड़ीदार हैं, वो ऐसी जगहों पे भी प्लॉट खरीदते हैं जहां पर डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर है उसको अवैध डिक्लेयर कर देते हैं। और वहाँ जो गरीब ने अपना पेट काट के या जैसे तैसे उसने प्लाट लिया और या मकान बना है तो उनको भी नुकसान होता है, उनको आर्थिक नुकसान भी पहुंचा दिया जाता है। तो इस चीज से तभी बचा जा सकता जैसे कि सर अभी भवानीखेड़ा में बहुत सारे घर टूटे हैं, बुलडोजर चली है, बच्चे चीख रहे हैं, वो पूरी पूरी रात बाहर मतलब एक मच्छरदानी लगा के पूरा परिवार सोया है। तो क्या लोगों को पहले से नहीं पता था कि आपकी ये जमीन ठीक नहीं है? सरकार जिन मकानों को तोड़ रही है बेसिकली वो ऐसी पंचायत की जगह पे बनी हुई हैं या सरकारी जमीन पे बने हुए हैं या जो अवैध तरीके से बनाए गए हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस है मुझे लगता है कि इसमें सरकार को उनको प्रॉपर टाइम भी देना चाहिए, और टाइम के साथ साथ इसका एक आसान सा रास्ता ये भी हो सकता है कि सरकार उनसे जो भी एक मिनिमम रेट तय करके उसके लिए नोटिस दे कि भाई आप ये पे करिए, ये जमीन जो है सरकार की है, हम इसको आपको अलॉट कर सकते हैं या आपको इसको हम अथोराइज कर सकते हैं, लेकिन आपको मिनिमम अमाउंट हमें देना पड़ेगा। सर इस तरीके से किसी को बेघर करना तो सही नहीं है। जैसे कि अभी उनके पास नोटिस ऑलरेडी आ रहा था कि आप घर खाली करो, लोग नहीं कर रहे थे खाली। तो यहाँ तालमेल अपना बचा बचा घर कोई खाली नहीं करना चाहता तो वो बुलडोजर चला दिया, एकदम से सब तोड़ फोड़ कर दी। नोटिस आने का मतलब सूचना तो है कि भाई आप ये मकान है अवैध है और इसको आप खाली कर दीजिए, हम इसको तोड़ेंगे। नागरिकों के लिए संविधान में बहुत सारी चीजें दी गई हैं, लेकिन जो मोटी मोटी चीज है जो आप एक सरल भाषा में जिससे कह सकते हैं, आप हमारी जनता को बताएं। कानून केवल सजाएं नहीं देता है, कानून आम आदमी या नागरिकों की सुरक्षा के और समाज में शांति कायम करने का भी काम करता है। लेकिन वो अपने आम आदमी जो है वो कर्तव्यों से भी बंधा हुआ है। कोई भी अधिकार से पहले उसको अपने जो कर्तव्य हैं, जो कानून के नियम कायदे हैं, उनको मानते हुए अपने अधिकारों पे चर्चा करनी चाहिए। और लोग कानून को जाने, डरे ना, कानून को जानेंगे, समझेंगे और कानून ही और आम नागरिक की भी जागरूकता बढ़ती है तो समाज के अंदर एक बेहतरीन सौहार्द बढ़ता है, सद्भाव बढ़ता है और अपराध कम होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। अपराधी जो हैं वो डरे कानून से, जो कि वो हवा में गन हिला के वो बच्चों को मतलब हीरो बन रहे हैं, सुपर हीरो बन रहे हैं कि हम पता नहीं क्या है। उनको डरने की जरूरत है कानून से, लेकिन एक आम आदमी सहयोग की उम्मीद कर सकता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपकी कोई समस्या जेन्युइन है तो आप डिस्कस करें। अगर समाधान नहीं हो रहा है तो हायर अथॉरिटीज हैं, आप वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। सबसे बढ़िया बात है कि डिजिटल मोबाइल के माध्यम से आप अपनी पूरी बात, क्योंकि हमें बोलने का अधिकार है तो आप अपनी बात, अभिव्यक्ति का अधिकार है तो आप अपनी बात रख सकते हैं। और इन शब्दों के साथ मैं बलवंत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि सर आपने अपना कीमती समय हमें दिया है। आम लोगों से मेरा सिंपल सा सवाल है कि शुरुआत में मैंने कहा था कि संविधान वकीलों का स्वर्ग है, ये शब्द किसने कहे हैं ये आप हमें जरूर बताएं कमेंट करके। जो पहला कमेंट करेगा उसे मैं स्टोरी में मेंशन करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।